So today we are going to start with potentiometer. In the last sessions, we have learned Wheatstone's bridge, and if you remember correctly, अगर आपको याद होगा तो Wheatstone's network जो था, it was used to measure unknown resistance. तो हमारे पास unknown resistance है, हमको unknown resistance measure करना है, तो हम Wheatstone's network use करते हैं. Similarly, अगर हम लोगों को unknown EMF measure करना है, we want to know unknown EMF, तो हम potentiometer use करते हैं. बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है. पोटेंशियोमीटर मतलब एक स्ट्रेट वायर है आपके पास. यू हैव अ स्ट्रेट वायर अराउंड 2 to 10 मीटर लॉन्ग, 2 से 10 मीटर लॉन्ग वायर है ये. सो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. ओके, हमने इस वायर को कनेक्ट किया है विद सम एक्सटर्नल ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है. तो वायर जो है ये ए से बी ही है. आई एम कनेक्टिंग सम एक्सटर्नल ईएमएफ थ्रू अ की. तो यहाँ पे एक की लगाएंगे हम लोग. सो यू हैव अ बैटरी ओवर हियर and this is that key. Okay, so plus minus and this is EMF E. All right, अब इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है. The principle of potentiometer tells you that the fall of potential is proportional to length. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 वोल्ट का EMF लगाया होता तो ये 10 वोल्ट का EMF A पॉइंट और B पॉइंट के अक्रॉस अपीयर होता, राइट. बट इफ आई से इफ आई हैव सम इंटरमीडिएट पॉइंट, यहाँ पे P पॉइंट है, तो यहाँ पे AP के अलोंग, AP के अबाउट जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मतलब इन शॉर्ट, जब आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो एक वायर के अक्रॉस, टोटल बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट. तो मैं मान लेता हूँ, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस फॉर एन एग्जांपल. मान लेते हैं ये ए बी वायर जो है ये 10 मीटर लॉन्ग है, मैंने एक पी पॉइंट लिया है, ये 1 मीटर है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पी आपको मिलेगा 1 वोल्ट. एक दूसरा पॉइंट होगा पी डैश, जिसका लेंथ ए पी डैश लेंथ इज 2 मीटर. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए पी डैश विल बी 2 वोल्ट. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस about any section of wire is proportional to its length. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. बहुत सिंपल सा केस है. So let us say we have a P point and the length is L. So potentiometer is just a straight wire, और इस straight wire के नीचे scale mounted होता है. मतलब इसके नीचे यहाँ पे scale है. So there is a scale mounted below this wire so that you can measure the length. And it works on a very simple principle जहाँ पे fall of potential is directly proportional to length of the wire used. Okay, तो बहुत सिंपल सा वर्किंग है इसका. गुड. नाउ एज यू नो, हमको ऑलरेडी पता है VAP is proportional to length. तो VAP by L is equal to some constant. Okay, इसको हम लोग बोलते हैं potential gradient. Change of potential with respect to length is called as potential gradient, right? Good. So this is how a potentiometer works. So potentiometer का simple सा working principle है. That's very simple. And by the way, अगर मैं total length of wire capital L ले रहा हूँ, let us say total length of wire is capital L. यहाँ से यहाँ तक अगर L है, so you have VAB equal to is proportional to length. So again VAB by L equal to constant. Okay, तो आप लिख सकते हो therefore VAB by capital L equal to VAP by capital L. राइट. अगर आपको VAB पता है, ये लेंथ आपको पता है, ये स्मॉल l आप मेजर कर सकते हो क्योंकि स्केल माउंटेड है, तो VAP भी मिल जाएगा. गुड, राइट. Extremely simple. So potentiometer is just a device which is used to measure unknown EMF. It works on the principle that the fall of potential is proportional to length of the wire, length of the section of the wire. Okay. अब potentiometer के uses, सबसे पहला यूज है पोटेंशियोमीटर का टू कंपेयर EMF. ओके, तो यू कैन यूज पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर EMF. तो उसमें भी दो मेथड्स है. uses of potentiometer.
to compare EMF of two cells. उसमें से पहला मेथड E1 by E2 by direct method. By direct method. इसको हम लोग इंडिविजुअल सेल मेथड भी बोलते हैं, तो this is called as individual cell method as well. So what do we do in this method? हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर वायर है, तो दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर. ये सेम पोटेंशियोमीटर वायर है, सिर्फ मैंने इस पोटेंशियोमीटर वायर को फोल्ड करके लगाया है. हम लोग एक वायर को फोल्ड करके क्यों लगाते हैं? फोल्ड करके हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि 10 मीटर लॉन्ग मतलब अराउंड 30 फीट हो गया, तो इतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे कि हम लोग वायर को स्ट्रेट लगाने के लिए नहीं. तो हम क्या करते हैं, वायर को ऐसा फोल्ड कर लेते हैं. ओके, सो फोल्ड कर लिया वायर को, और यहाँ पे एक रियोस्टेट होता है. वेल, और फ्रॉम दिस एंड इट गोज टू एक्सटर्नल बैटरी की, एंड देन नीचे आके यहाँ पे एक रियोस्टेट एज आई वाज टेलिंग यू. तो यहाँ पे एक रियोस्टेट होगा. somewhere here you will have a rheostat like this. So what we have is ये A पॉइंट है यहाँ पे, मान लो, या थोड़ा शिफ्टेड बता देते हैं. यहाँ पे A पॉइंट है, लेट अस अज्यूम. यहाँ पे B पॉइंट है, तो ये AB पोटेंशियोमीटर वायर हो गया. यहाँ पे रियोस्टेट है RH. then you have somewhere here battery, external battery, you have a cell here. तो ये आपका आ गया एक्सटर्नल बैटरी E, प्लस माइनस ये आ गया आपके पास की विच इज K, लेट अस से. ओके, तो ये आपका पोटेंशियोमीटर हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, हम लोग यहाँ से एक कनेक्शन निकालेंगे. यहाँ पे हम दो सेल्स को कनेक्ट करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट two cells from here like this and like this, like something like this. ऊपर हम एक E1 सोर्स कनेक्ट करने वाले हैं. यहाँ पे E2, सॉरी, यहाँ पे दो कीज होंगे, एंड देन यू विल हैव अ गैल्वेनोमीटर हियर जी. फिर गैल्वेनोमीटर से कनेक्शन निकलेगा जॉकी, और वो जॉकी हम लोग बाद में पोटेंशियोमीटर वायर ए पे टच करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है E1 कनेक्टेड थ्रू अ की K1. यहाँ पे हमारे पास दूसरा सोर्स है E2 कनेक्टेड थ्रू अ सोर्स K2. K2 की है यहाँ पे, राइट. तो स्ट्रक्चर को समझ लो पहले. वेल, पोटेंशियोमीटर जो है वो नीचे का पार्ट है. दिस इज पोटेंशियोमीटर बाय द वे. ऑलराइट, गुड. ऊपर E1 E2 जो हमने कनेक्ट किया है, ये वो सेल्स है जिसका हमको ईएमएफ फाइंड करना है. ओके, अननोन ईएमएफ फाइंड करना है. दोनों में से एक का फाइंड करना है, ऐसा बोल सकते हो आप. दोनों में से एक गिवन होगा, एक अननोन होगा. एंड ये E1 E2 भी keys K1 K2 के थ्रू कनेक्टेड है बेसिकली, एंड देन यू हैव अ गैल्वेनोमीटर ओवर हियर, राइट. So what happens is current is passing like this from positive to negative terminal of the external battery E. और यहाँ पे ये assumption होता है कि E, external battery E, ये ग्रेटर होता है E1 से भी, और ये ग्रेटर होता है E2 से भी. ये assumption है. ओके, और ये की K जो है बाहर, that की K, this is always closed. Now अब जब आपने ऊपर दो सेल कनेक्ट कर लिए E1 एंड E2, व्हाट यू विल डू इज, आप सबसे पहले
इस केस में करते क्या है वो पता होना चाहिए। हम K2 को ओपन करते हैं। K2 को ओपन करने का मतलब ये होता है E2 सर्किट से बाहर गया, E2 इज नॉट इन द सर्किट एनीमोर। K1 को क्लोज किया है मतलब E1 सर्किट में है, तो करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा वाया जॉकी, वाया गैल्वेनोमीटर थ्रू दिस, है ना, पॉइंटर। तो करंट फ्लो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर है, जॉकी का जो पॉइंटर है, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो वायर है उसका जो जॉकी है, उसको हम अलग अलग पॉइंट्स पे टच करने वाले हैं वायर के। और हम ऐसा पॉइंट निकालने वाले हैं जहां पे हमको गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो मिलना चाहिए। तो पहले क्या हो रहा था, आपने क्या किया, आपने K2 को ओपन रखा है, K1 को क्लोज किया है, मतलब E2 सर्किट में नहीं है, E1 सर्किट में है। अब आप क्या कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर से करंट पास हो रहा है जब जॉकी कहीं टच कर रहा था। अब हम लोग इस जॉकी को स्लाइड करेंगे, हम इसको स्लाइड करेंगे। तो वी विल कीप दिस स्लाइडिंग 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 स्लाइडिंग, और हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम्स जीरो। तो हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं, मान लेते हैं समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एस P। ओके, तो पॉइंट P फॉर विच यू हैव जीरो करंट इन गैल्वेनोमीटर, इसको नल पॉइंट बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ AP, इसको मैं L1 मान लेता हूँ। देखो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जीरो करंट का क्या मतलब होता है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू जीरो करंट का मतलब होता है कि E1 बैटरी यूज नहीं हुआ करंट ड्राइव करने में। अच्छे से समझ लो कि K2 को तो आपने ओपन ही रखा था, K2 तो वाज एनीवेज केप्ट ओपन, K2 को आपने ओपन रखा था। ओके, K1 को आपने क्लोज किया था तो करंट फ्लो हो रहा था। अब हमने क्या किया, अब हमने नल पॉइंट ढूंढा। नल पॉइंट ढूंढा मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट कैसा जाएगा, करंट अपने अपने रूट से जाएगा, ऐसा जाएगा करंट, लाइक दिस। ओके, मतलब E1 इज नॉट बीइंग यूज्ड टू ड्राइव करंट, E1 जो है वो करंट ड्राइव करने के लिए यूज हो ही नहीं रहा है। मतलब जो टोटल पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब टोटल EMF है सेल का, वो अपीयर होगा। वो कहाँ अपीयर होगा, वो A और P पॉइंट के अक्रॉस अपीयर होगा। मतलब मैं अगर A और P पॉइंट के अक्रॉस, A और P पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूं तो वो वहां अपीयर होगा, सो इट विल अपीयर ओवर देयर। ओके, so you will have E1 proportional to length L1। ओके, तो आप लिख सकते हो E1 equal to I sigma L1, where I is current, sigma is resistance per unit length। तो ये ओहम पर मीटर है और ये वापस मीटर में है, तो बेसिकली दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AP, राइट। तो इक्वेशन, और बाय द वे ये जो I सिग्मा होता है ये आपका आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इफ यू रिमेम्बर करेक्टली हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी अभी डिफाइन किया था, इसको बोलते हैं K। दिस हैपेंस टू बी I सिग्मा। तो ये आ गया आपका E1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1। सिमिलरली अब सेकेंड केस में क्या करेंगे, अब K1 को ओपन करेंगे, K2 को क्लोज करेंगे। अब E1 सर्किट में नहीं है, E2 सर्किट में है। फिर वापस से हम अब जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करके वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द नल पॉइंट। ओके, तो P डैश इज द नल पॉइंट। फिर ये जो लेंथ ऑफ AP डैश होगा इसको मैं L2 बोलूंगा, और देयरफॉर यू विल हैव E2 which is proportional to L2। तो E2 is equal to I sigma L2, so E2 is equal to K L2 ऐसा मिलेगा आपको।
फिर आप E1 और E2 को डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा KL1 बाई KL2, के कैंसिल, मतलब आपको मिल जाएगा L1 बाई L2। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये आ गया आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट अननोन EMF। अगर E1 और E2 में से एक नोन है एक अननोन है, राइट, तो अननोन कैन बी फाउंड आउट, क्योंकि लेंथ जो है L1 और L2 मैंने आपको पहले ही बताया, पोटेंशियोमीटर वायर के नीचे एक स्केल माउंटेड होता है, वहां से आप लेंथ मेजर कर सकते हो, मतलब L1 एंड L2 आर मेजरेबल, और E1 और E2 में से एक पता है तो आपको दूसरा मिल जाएगा। तो दिस वाज फर्स्ट मेथड, जिसको आप E1 बाई E2 बाई डायरेक्ट मेथड बोलते हो, या फिर आप इसको बोलते हो बाय यूजिंग टू सेल्स सेपरेटली, इंडिविजुअल सेल मेथड ऐसा भी बोलते हो इसको, राइट। The next topic is more or less the same। नेक्स्ट टॉपिक में भी हमको करना तो वही है अल्टीमेटली, okay। So in the next topic you basically will find out E1 by E2 but now by combination method। So second type, E1 by E2 by combination method। That is sum and difference method। Okay, now बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सेम ही है। तो दिस इज एवरीथिंग इज सेम हियर, ओके। तो सिर्फ डिफरेंस कहाँ है फिर? डिफरेंस है ऊपर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में। पहले अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सेल्स पैरेलल में थे, E1 E2 पैरेलल में था। इस केस में क्या होगा? इस केस में यू हैव अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, slight modification, okay। Now this is like this, मैं बताता हूँ अच्छे से, सिर्फ लेट मी ड्रॉ दिस फर्स्ट बिकॉज अदरवाइज देयर विल बी सम प्रॉब्लम विथ इट। Okay, so we are going to have a jumper over here, yes। उसके बाद ये ऐसा आएगा, that is right। more or less ऐसा आएगा। something like this, just a minute, because it is very important to draw this properly, otherwise it can end up generating problems। ठीक है, ऐसा भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेट अस कीप इट दिस वे ओनली, कोई बात नहीं। ओके, ऑलराइट, नाउ वी आर गुड। मोर और लेस ऐसा जाएगा यहाँ से वो, to galvanometer। Good, so we are fine, we are good now। Okay, तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर चीज। यहाँ पे ये सिर्फ एक जंपर अरेंजमेंट होता है, दैट आई हैव नॉट ड्रॉन। जंपर होता है क्योंकि यू कैन नॉट टच टू वायर्स, तो इतना ही है। और देन यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू हैव बेसिकली आपके पास एक सेल E1 यहाँ पे है,
एक सेल E2 आपके पास यहाँ पे है, तो यू हैव E1 over here plus minus, and you have E2 over here plus minus. All right. और ये जो सेट ऑफ कीज है, इट इज फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटरल ABCD. ओके, ये की है की, तो ये सेट ऑफ कीज है. इस की के सेट में 4 कीज है. ओके, सो अब होगा क्या? नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे देर आर सर्टन कंडीशंस, जैसे एक्सटर्नल बैटरी E, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन E1. एडिशनली E1 इज ग्रेटर देन E2. ओके, ये एक्स्ट्रा कंडीशन है. ऑफ कोर्स E इज आल्सो ग्रेटर देन E2. ओके, तो ये एक्स्ट्रा कंडीशंस है. नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये जो ABCD 4 कीज है, इसको हम यूज कैसे करते हैं? हम पहले A और B को क्लोज रखेंगे, C और D को ओपन कर देंगे. A और B को क्लोज रखने का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2 दे आर जॉइंड टुगेदर, है ना. अगर मैंने A को क्लोज रखा है, B को क्लोज रखा है, C और D को ओपन रखा है, तो A को क्लोज करने का मतलब क्या है? A को क्लोज करने का मतलब ये है कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2. ओके, तो करंट कैसे जाएगा? तो करंट जाएगा ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे थ्रू गैल्वेनोमीटर. ओके, ऑफ कोर्स नीचे जो सेल है वो तो अपना करंट ड्राइव कर ही रहा है. मैं E1 और E2 की बात कर रहा हूँ. नाउ यू नीड टू कंपेयर. पहले क्या हो रहा था? पहले मतलब इससे पहले के केस में व्हाट वाज हैपनिंग, आपने अगर एक की को ओपन रखा है, एक को क्लोज रखा है, तो E1 और E2 में से एक ही सर्किट में है, एक बाहर हो गया. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे B और C को आपने ओपन रखा है, A और B को क्लोज रखा है. E1 E2 दोनों सर्किट में है. सिर्फ इतना ही है कि E1 और E2 का कॉम्बिनेशन सर्किट में है. और जब नेगेटिव ऑफ E1 और पॉजिटिव ऑफ E2 कनेक्ट होता है, तो हम लोग बोलते हैं सेल्स आर बेसिकली असिस्टिंग ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर. क्यों? क्योंकि जो करंट होगा, जो नेगेटिव मतलब E1 जो करंट ड्राइव करेगा, उसको E2 हेल्प करने वाला है ना. सपोज E1 सेल के नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. इसका मतलब E2 जो है वो E1 को हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है. तो हम इस केस में बोलते हैं व्हेन A एंड B आर क्लोज्ड, C एंड D आर ओपन, हम लोग बोलते हैं cells are assisting each other, मतलब cells are helping. okay, now therefore what you can do is, अब करंट पास होगा, फिर हम वापस से एक नल पॉइंट ढूंढेंगे. मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बिकम 0. ओके, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बिकम 0 का मतलब ये होता है कि E1 E2 की EMF यूज नहीं हो रही है करंट ड्राइव करने में. अगर करंट ड्राइव करने में यूज नहीं हो रहा है, तो कहाँ अपीयर होगा? फिर अक्रॉस दिस पॉइंट AP. A और P के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल टर्न आउट टू बी E1 plus E2. प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि नेगेटिव ऑफ E1 एंड पॉजिटिव ऑफ E2 आर कनेक्टेड. दे आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ AP. और लेंथ ऑफ AP को मैं वापस से L1 बोलने वाला हूं, तो इज प्रोपोर्शनल टू L1. मतलब E1 plus E2 इज प्रोपोर्शनल टू L1. मतलब E1 plus E2 is equal to I sigma L1. Equation number 1. Good. So this is how you can do this. Now, similarly, अब हम क्या करेंगे? अब हम B और D को C और D को, इन दोनों कीज को हम लोग कर देंगे क्लोज, और इन दोनों कीज को हम लोग कर देंगे ओपन.
ये जो की है यहाँ पे, ये की हो गई क्लोज, ऊपर की हो गई क्लोज, मतलब सी और डी क्लोज, क्लोज्ड है, ए और बी ओपन है। तो व्हाट हैपेंस नाउ, करंट, लुक एट करंट, व्हाट इज हैपनिंग। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2 जो है वो अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2, सो द सेल्स आर सेड टू अपोज ईच अदर। सेल्स जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसीलिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर E1 लेस होता E2 से तो कभी करंट फ्लो ही नहीं होता, मतलब गैल्वेनोमीटर में हमेशा जीरो रीडिंग मिलता है हमको। तो दैट इज व्हाई E1 शुड बी ग्रेटर देन E2। अब इन दिस केस आप वापस से वही करोगे, आप एक नल पॉइंट ढूंढोगे, मतलब एक पी डैश पॉइंट ढूंढोगे, जहां पे टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर में जीरो रीडिंग है। लेंथ ऑफ ए पी डैश को आप L2 बोलोगे। फिर अगर आप ए और पी डैश के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो तो आपको मिलेगा E1 माइनस E2। माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑफ अपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ए पी डैश इज प्रोपोर्शनल टू L2। तो E1 माइनस E2 आपको मिल जाएगा I सिग्मा L2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, इट हैपेंस टू बी L1 बाय L2, इक्वेशन नंबर 3। अब इस पे आप कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करो क्योंकि मुझे तो अल्टीमेटली E1 बाय E2 चाहिए। ओके, तो इफ आई अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंडो, आपको कंपोनेंट डिविडेंडो पता होना चाहिए, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल इट, so you should know what is compound dividendo. So by applying compound dividendo, you will have E1 by E2 equal to L1 plus L2 by L1 minus L2। ओके, और ये L1 L2 आप मेजर कर सकते हो फ्रॉम द स्केल। तो ये आ गया आपका सम एंड डिफरेंस मेथड, मतलब कॉम्बिनेशन मेथड आ गया ये आपका। तो यहाँ पे चीजें लगभग सेम ही थी, सो गुड। Third and the last application of potentiometer is to find out internal resistance of the cell. Determination of internal resistance. Internal resistance क्या होता है पता होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेल बना लिया मतलब जैसे आप सेल ले आते हो ना रिमोट कंट्रोल में डालने के लिए, तो वो सेल भी तो किसी मटेरियल से बना है, तो उसका खुद का भी तो रेजिस्टेंस होगा, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये कोई भी सेल जब आप दिखाते हो, मैं दिखा देता हूँ अभी जस्ट अ मिनट। तो अगेन द आइडिया इज सेम, द आइडिया इज स्टिल द सेम अगेन। नीचे का सर्किट एग्जैक्टली सेम है, तो नीचे का जो सर्किट है वो फिर से सेम ही है, नो चेंज हियर। ओके, नाउ तो चेंज होता कहाँ है, लेट मी जस्ट शिफ्ट लिटिल बिट बिकॉज आई नीड स्पेस। गुड। अब जब आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हो तो इन दैट केस अब हमारे पास एक ही सेल यूज होने वाला है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ वायर फ्रॉम हियर, यहाँ से ऐसा एक सर्किट कॉम्बिनेशन होगा। ओके, गुड, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज लाइक दिस, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगने वाला है। सो यू विल हैव अ गैल्वेनोमीटर ओवर हियर। ओके, देन you have a variable resistance here। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को आप यहाँ पे एक की K1 के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। नीचे यहाँ पे एक सेल है और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है,
So you have a variable resistance R here. You have a key over here. इस की को K1 नाम देते हैं. You have a cell E1 here. ये सेल E1 है. ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है. इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाते वक्त मैं हमेशा डॉटेड रेक्टेंगल में बताने वाला हूँ, विच मीन्स ये रेजिस्टेंस सेल का इंटरनल है, मतलब सेल जिस मटेरियल से बनाया था हमने उसी का रेजिस्टेंस है ये. ओके, गुड. देन नाउ अब व्हाट वी नीड टू डू इज, हमको फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस R of the cell. It is interesting. यहाँ पे हम करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हम सेम एग्जैक्टली सेम अप्रोच है. यहाँ पे हम पहले K की जो K1 है उसको ओपन रखेंगे, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R अब सर्किट में नहीं है. फिर हम जॉकी के थ्रू एक नल पॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि क्या है कि जब मैंने K1 की को ओपन किया तो E1 जो है इट इज स्टिल इन सर्किट, तो E1 जो है वो करंट ड्राइव करेगा. तो करंट ड्राइव करेगा. अब ये जो करंट ड्राइव हो रहा था हमने इसको नल कर दिया बाय टचिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, तो इसका मतलब E1 सेल का जो EMF है वो E1 सेल का EMF विल अपीयर अक्रॉस AP. EMF of E1 will appear across AP. Okay, क्योंकि यूज नहीं हो रहा तो अपीयर होगा. तो यू विल राइट लेंथ ऑफ AP as L1. फिर आप बोलोगे E1 is proportional to L1. Okay, which is of course I sigma L1. ठीक है, वो मैं से proportional लिख रहा हूँ, doesn't matter here. अब जब हमने K1 की को क्लोज कर दिया, राइट, तो आपने वापस एक बार नल पॉइंट ढूंढा. ओके, फिर लेंथ ऑफ AP डैश इक्वल टू L2 बोला, राइट. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, इवन दो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है मान लेते हैं, लेकिन ये हो गया आपका एक क्लोज्ड सर्किट. इस क्लोज सर्किट में तो करंट फ्लो होगा ही. तो लेट अस से I is the current flowing through the circuit. ओके, गुड. तो अब यहाँ पे जो भी AP डैश के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो EMF नहीं होगा. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. ओके, तो यू नीड टू नो बेसिक्स. देखो ऐसा है कि जो K1 की है उसको क्लोज करने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक करंट I जो है वो ड्राइव होने लगा. करंट I ड्राइव हो रहा है और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल यहाँ पे फॉल होगा. ओके, देयर विल बी अ फॉल ऑफ पोटेंशियल, राइट. तो सिर्फ K1 की को क्लोज करने से व्हाट हैपेंड वाज देयर इज अ फॉल ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक बैटरी लगाते हो करंट ड्राइव होता है तो देयर इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल. तो अब जो A और P डैश के अक्रॉस जो पोटेंशियल अपीयर होगा वो लेस देन E1 होगा. इट विल बी लेस देन E1. लेट अस कॉल दैट एज V. और आपको ये पता होना चाहिए, आप जब एक बैटरी है मेरे पास, ये एक सेल है, जब मैं सेल के अक्रॉस मेजर करता हूं तो मैं इसको EMF बोलता हूं. इसी सेल के अक्रॉस मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया अगर, और हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. द EMF इज आल्सो वोल्टेज बट दैट इज इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके,
potential difference is also voltage, but it appears across the terminals of external resistance. So that is why I will write here as V is proportional to L2. And of course, when you say this, of course, V is less than E1. ये तो फिक्स है, क्योंकि E1 सपोज 10 वोल्ट था, थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरकम करने में यूज हो गया, तो हो सकता है V 9 वोल्ट हो, तो ये पता होना चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट यू शुड नो. अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, E1 बाई V इक्वल टू L1 बाई L2, राइट. गुड. नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट E1? क्या करेंगे E1 के लिए? क्या करेंगे? तो इस पे हम लोग किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे. फिर आपको पता है, मैं ये सर्किट यहाँ पे दिखा देता हूँ. तो ये सर्किट ऐसा था, R K1 E1 internal resistance R and so on so forth. So you have current flowing like this. So let us say, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ for the time being. Let us say C D E F. अगर मैं ट्रेस कर रहा हूँ लूप को, मैं कौन से लूप को ट्रेस कर रहा हूँ? C D E F C. तो C D के अक्रॉस, C से D जब जाएंगे, देयर इज नो फॉल ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है. D से E जब जाओगे तो देयर इज फॉल ऑफ पोटेंशियल विच इज IR, बट क्योंकि हम D से E जा रहे थे, करंट भी D से E था, तो बाय रूल, बाय साइन कन्वेंशन माइनस IR लिखा जाएगा. सिमिलरली E से F आओगे तो नो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है. F से C जब आओगे तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लगेगा, और आप F से C जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो माइनस I स्मॉल r, दिस इज स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. ओके, फिर आप सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हो, तो बाय साइन कन्वेंशन जो मैंने कल बताया था, E1 विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू 0. तो किरचॉफ्स लूप लॉ अगर आपको याद होगा तो आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, इस लूप को सॉल्व कर सकते हो. आई आर माइनस आई स्मॉल आर प्लस E1 इक्वल टू 0. देयरफॉर आपको मिल गया E1 इक्वल टू आई आर प्लस आर. इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2. कनेक्ट करना सीखो कॉन्सेप्ट्स को. क्या था ये, हमारे पास एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. हमने पैरेलल में उसको एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया थ्रू अ की, और ये पूरे सर्किट को हमने पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है एज शोन इन द डायग्राम यहाँ पे. ओके, अब हमने पहले K1 की को ओपन रखा था, मतलब रेजिस्टेंस R जो है वो सर्किट में नहीं था, तो E1 जो है वो सर्किट में था, करंट फ्लो हो रहा था थ्रू गैल्वेनोमीटर. हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया. नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा. गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होने का मतलब ये होता है कि E1 का पूरा EMF A और P पॉइंट के अक्रॉस अपीयर होगा, क्योंकि यूज ही नहीं हो रहा है तो अपीयर होगा ना. जब यूज ही नहीं हो रहा है, अगर सपोज 10 वोल्ट का EMF है और कुछ यूज हो रहा होता टू ओवरकम रेजिस्टेंस, मतलब करंट फ्लो करने के लिए यूज हो रहा होता, तो फिर 10 नहीं मिलता, 9 मिलता, 8 मिलता, 7 मिलता, लेकिन यूज ही नहीं हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा अपीयर होगा. ओके, सो you should know that E1 is proportional to L1 where L1 is length of AP. अब जब आपने K1 इस की को क्लोज कर दिया, what is happening? वापस करंट फ्लो होगा. फिर हमने वापस नल पॉइंट ढूंढ लिया P'. फिर हमने बोला ये जो P' है, AP' लेंथ जो है L2 है. लेकिन इस केस में क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक है, लेकिन ये क्लोज्ड लूप हो गया. क्लोज्ड लूप से तो करंट फ्लो होने ही वाला है ना. तो you have applied Kirchhoff's loop law here and you have this, and of course जब
करंट फ्लो होगा तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा यहाँ पे IR। ओके, तो आप जब AP डैश के अक्रॉस मेजर करोगे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, तो आपको वो वोल्टेज EMF E1 तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला अब, क्योंकि E1 का कुछ पार्ट उस लूप के अंदर करंट ड्राइव करने में यूज हो गया। और इसका मतलब ये होता है कि अब AP डैश के अक्रॉस हम जो मेजर कर रहे हैं वो EMF नहीं है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V will be proportional to L2। तो E1 by V is L1 by L2 इक्वेशन नंबर 1। और आपने इस लूप पे लूप लॉ अप्लाई कर लिया तो आपको मिल गया E1 इक्वल टू I R प्लस R। गुड। अगेन बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, इक्वेशन 3। तो ये इक्वेशन 2 और 3 जब आप इक्वेशन में 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in equation number 1, okay, so you will have so what you will get is E1 by V इक्वल टू L1 by L2 था इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं E1 की जगह पे डाल रहा हूँ IR प्लस R और V की जगह पे डाल रहा हूँ IR, और ये है L1 by L2। कैंसल कैंसल, तो R प्लस R अपॉन R L1 by L2। तो कैपिटल R by कैपिटल R प्लस स्मॉल r by कैपिटल R इक्वल टू L1 by L2। तो 1 प्लस this you have, okay, and therefore you have R by R equal to L1 by L2 minus 1। therefore you have small r equal to L1 minus L2 by L2 times of capital R। देखो ऐसा है, L1 पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर वायर के नीचे स्केल लगा होता है, तो पोटेंशियोमीटर वायर के नीचे जो स्केल था वहां से L1 मिल जाएगा, वहां से L2 मिल जाएगा। कैपिटल R तो वेरिएबल रजिस्टर है, वो तो मैं सेट करने वाला हूँ, मतलब द वन हु इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वो सेट करने वाला है, मतलब वो भी मेजरेबल है। तो ऐसा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मिल सकता है। दिस इज हाउ you can measure internal resistance of cell। good, so far what we have done is आज हमने पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है इसका। एक वायर है, उसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, दैट्स इट, खत्म। दिस इज पोटेंशियोमीटर एंड लेंथ ऑफ वायर इज फ्रॉम 2 to 10 मीटर, 2 मीटर से 10 मीटर तक। प्रिंसिपल ये है कि द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं अगर ए और बी पॉइंट के अक्रॉस अगर मैं 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, ईएमएफ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ए पे जब मेजर किया जाएगा तो ए पे 0 वोल्ट होगा, फिर 1 मीटर के बाद 1 वोल्ट होगा, फिर 2 मीटर के बाद 2 वोल्ट होगा, ऐसे करते करते 10 मीटर के बाद 10 वोल्ट आएगा। मतलब अगर आप किसी रैंडम पॉइंट पी के अक्रॉस ए पी इसके अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हो तो आपको 10 वोल्ट नहीं मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। क्यों? जैसे जैसे वायर का लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फॉल ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ दैट वायर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, तो वही हमने लिखा था इन मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ इज कांस्टेंट, जिसको हमने बोला है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है आपका I सिग्मा। ओके, फिर पोटेंशियोमीटर का यूज नंबर 1 हमको, जैसे वेटसन्स ब्रिज आप क्यों यूज करते हो? टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। वैसे ही पोटेंशियोमीटर क्यों यूज होता है? टू फाइंड आउट अननोन ईएमएफ। तो हमारे पास 2 सेल है E1 A2, उसमें से एक का ईएमएफ पता है, एक का पता नहीं है, तो वो फाइंड करना है। तो मेथड नंबर 1 डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपने E1 और E2 को पैरेलल में कनेक्ट किया है थ्रू कीज K1 एंड K2। ऑफ कोर्स यहाँ पे E इज ग्रेटर देन E1 एंड E इज ग्रेटर देन E2। ये जो E है ये
एक्सटर्नल बैटरी है ये हमेशा वर्किंग रहेगा, मतलब के ये जो की है ये हमेशा क्लोज्ड कंडीशन में रहेगा। फिर हमने क्या किया, पहले K2 को ओपन किया था, तो हमने पहले K2 को ओपन किया था और हमने K1 को क्लोज किया था। ऐसा हमने एक एक बार करके किया है। तो व्हाट यू हैव डन इज कि आपने जब K1 को क्लोज किया है, E2 ये सर्किट से बाहर गया क्योंकि K2 इज ओपन, तो करंट विल फ्लो थ्रू E1 थ्रू गैल्वेनोमीटर, है ना, और तो गैल्वेनोमीटर में करंट मिलेगा। फिर हम लोग नल पॉइंट ढूंढेंगे। नल पॉइंट ढूंढने का मतलब ये है कि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो, मतलब E1 का करंट जीरो, मतलब E1 जब करंट ड्राइव कर ही नहीं रहा है तो E1 पूरा का पूरा AP के अक्रॉस अपीयर होगा, मतलब जब मैं वोल्ट मीटर लगा के मेजर करूंगा तो मुझे E1 A और P पॉइंट के अक्रॉस दिखेगा, तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। दूसरे केस में आपने K2 को क्लोज किया और K1 को ओपन कर दिया, फिर E1 इस सर्किट के बाहर, सेम प्रोसेस आपने E2 के लिए किया है। P' एक पॉइंट ढूंढा है जहां पे फॉर विच करंट टू गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो, मतलब A2 अपीयर्स अक्रॉस लेंथ L2। तो आपको E1 मिल गया, आपको E2 मिल गया, आपने दोनों को डिवाइड कर दिया तो E1 by E2 L1 by L2 आ गया। चारों में से एक अननोन है, L1 L2 तो फाइंड कर सकते हो, E1 और E2 में से एक नोन है एक अननोन है। फिर आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन मेथड से किया है, इसको सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। यहाँ पे 4 कीज का सेट होता है, A C B एंड D। इन चारों में से 2 ओपन 2 क्लोज होते हैं। ओके, तो यू हैव टू गो थ्रू इट नाउ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू शुड रीड, या फिर ये लेक्चर रिवाइज कर लो। इससे पहले के जो कंप्लीट लेक्चर्स थे वो रिवाइज कर लो, दैट इज ओके, बिकॉज ultimately you need to understand how it works. Okay, then last तो मैंने अभी आपको बताया ही है, to determine internal resistance of the cell, right? So last topic of this chapter which is remaining वो है आपका वोल्टमीटर और एमीटर। ओके, ओल्ड सिलेबस तक वोल्टमीटर और एमीटर अगले चैप्टर में, मतलब वो नेक्स्ट चैप्टर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी बोलते हैं उसको, राइट? वोल्टमीटर एमीटर नेक्स्ट चैप्टर में था ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में प्रॉब्लम क्या होता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जब तक गैल्वेनोमीटर आपको पता नहीं होगा तो वोल्ट मीटर और एमीटर समझाना डिफिकल्ट होगा। तो वोल्ट मीटर और एमीटर ये जो टॉपिक का रिवीजन है ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंट्रोड्यूस करूंगा तब मैं उसमें लूंगा। सो वी विल नॉट take those two topics now, so it will come in the next chapter. Okay, so we'll stop here for today, and this marks the end of current electricity.